देता हूं, अभिनंदन देता हूं। सुबह के 6:30 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे बस कुछ ही देर के बाद आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। जनता ने किसे बिठाया है अपने सिर आंखों पर और किसे सत्ता से बेदखल कर दिया या फिर बाहर कर दिया है। बस कुछ देर का और इंतजार और टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे बस कुछ ही देर के बाद आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। जनता ने किसे बिठाया है अपने सिर आंखों पर और किसे सत्ता से बेदखल कर दिया या फिर बाहर कर दिया है। बस कुछ देर का और इंतजार और उसके बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि लगातार सुबह से इंडिया न्यूज पर आप हमारे खास पेशकश देखिएगा जिसमें हम आपको बताएंगे किस्सा कुर्सी का में सीएम कौन बना है महाराष्ट्र और हरियाणा का। बस कुछ देर का और इंतजार और यहां पर जैसे जैसे नतीजे आने शुरू होंगे रुझान और नतीजे भी हम आपको बताएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। रात कैसी बीती है नेताओं की, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए महाराष्ट्र से हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुंबई से हमारे साथ मातोश्री के बाहर से मौजूद हैं अभिषेक शर्मा और वहीं बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी भी जुड़ चुके हैं। दोनों ही पार्टियों यानी कि बीजेपी और शिवसेना का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। अपने सहयोगियों से हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कुछ देर के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले जो एग्जिट पोल हुए उसमें एक बार फिर मोदी मैजिक बरकरार दिख रहा है। इंडिया न्यूज और एक्सिस के एग्जिट पोल में बीजेपी महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी दिख रही है तो वहीं शिवसेना दूसरे नंबर पर। इंडिया न्यूज और एक्सिस सर्वे के सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी को 57 सीटों का फायदा हो रहा है। उसके खाते में 103 सीटें आती नजर आ रही हैं। पिछली बार बीजेपी को 46 सीटें मिली थी। बीजेपी के साथ ही शिवसेना को भी बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है। उसे 44 सीटों का फायदा हो रहा है। उसे 88 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार उसे 44 सीटें मिली थी। एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो 15 सालों तक सत्ता में रही कांग्रेस को भारी झटका लगने वाला है। कांग्रेस को 37 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। वो इस बार महज 45 सीटों पर सिमट जाएगी। पिछली बार कांग्रेस को 82 सीटें मिली थी। वहीं एनसीपी की भी हालत खस्ता दिख रही है। उसे 27 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। इस बार उसके खाते में महज 35 सीटें आती दिख रही है, जबकि 2009 में उसे 62 सीटें मिली थी। अगर इस बार किसी पार्टी की हालत सबसे खराब होने वाली है तो वो है राज ठाकरे की एमएनएस। एग्जिट पोल के मुताबिक एमएनएस को 10 सीटों का नुकसान होगा और उसे महज 3 सीटें मिलेंगी। पिछले विधानसभा चुनाव में एमएनएस को 13 सीटें मिली थी। महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो विदर्भ में बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा होने जा रहा है। वो यहाँ की 62 में से 38 सीटें जीत रही है। तो शिवसेना को कोंकण और पश्चिमी घाट में बड़ा फायदा होता दिख रहा है। कोंकण में शिवसेना 75 में से 33 सीटों पर आगे है, तो पश्चिमी घाट में शिवसेना 58 में से 21 सीटों पर सबसे आगे दिख रही है। वहीं मराठवाड़ा से एनसीपी का सफाया होता दिख रहा है। उसे 46 में से महज 4 सीटें मिल रही हैं, तो 15-15 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना आगे है। खानदेश की बात करें तो यहाँ की 47 सीटों में से 21 सीटों पर बीजेपी आगे है। अभिषेक के साथ कन्हैया, इंडिया न्यूज। एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं बीजेपी को बहुमत मिले या नहीं मिले, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा की 378 सीटों पर बस कुछ ही देर के बाद वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। सभी सीटों पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो सबसे पहले आप तक चुनावी नतीजे पहुंचाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं मुंबई बीजेपी की तस्वीर, कैसे वो रोशनी से, अभी रिजल्ट बाकी है आना, लेकिन उसके पहले ही नहाया हुआ है। तमाम सर्वेस के आए नतीजे एग्जिट पोल में दिख रही बीजेपी को बढ़त को लेकर आप देख सकते हैं। ये मुंबई का बीजेपी दफ्तर है जहां पर तैयारियां किस तरीके से की गई हैं। 3 दिन बाद दीपावली है। दीपावली की शुरुआत अगर ये माने तो आप बीजेपी दफ्तर में रोशनाई जिस तरीके से की गई है, दिए लगाए गए हैं, ये साफ बताता है कि बीजेपी को पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में सत्ता उसकी बैठेगी। और इतना ही नहीं तो यहाँ पर पहुंचने वाले तमाम कार्यकर्ताओं के लिए एलईडी स्क्रीन लगाया गया है, जहां पर लगातार नतीजों को लेकर अलग अलग जो नतीजे और लोगों का जो उत्साह रहेगा उसको यहाँ पर बड़े स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। अब अगर बात करें कि आखिर जो पेच बीजेपी में
एक नया पैदा हुआ है पिछले 24 घंटों में, वो ये है कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। अगर नतीजे, परीक्षा तो हो गई, नतीजे कुछ घंटों में आ जाएंगे, तो ऐसे में सीएम की गद्दी का दावेदार बीजेपी को बढ़त मिलती है तो कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी में एक नया पचड़ा और नई तकरार शुरू हो चुकी है। कुछ ही घंटों का इंतजार है कि आखिर महाराष्ट्र में सीएम की गद्दी का दावेदार कौन, ये साफ हो जाएगा। कैमरामैन शरद बारिक के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज, मुंबई। बीजेपी महाराष्ट्र में पिछले 15 सालों से, जबकि हरियाणा में 10 सालों से गायब है, क्योंकि कांग्रेस वहां पर काबिज है। हालांकि स्थिति इतनी आसान नहीं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों ने नतीजों की स्थिति को बेहद चौंकाने वाला कर दिया है या फिर उलट कर रख दिया है। चलिए इसी मुद्दे पर हम शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी सिरसा से भी विनोद लामा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मनीष जी, आपका रुख करते हुए, जो रिपोर्ट आपने भेजी है बीजेपी दफ्तर से, दिवाली में अभी 4 दिन है, लेकिन बीजेपी दफ्तर में अभी से दिवाली मनने लगी है। जी हाँ चित्रा, मैं ये साफ कर दूं कि जो चित्र है महाराष्ट्र की राजनीति का, वो कुछ ही देर बाद साफ हो जाएगा। कुछ घंटों में वो तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर महाराष्ट्र की गद्दी पर किसका कब्जा होगा। लेकिन जहां तक बात करें, यहां पर हमने पहले भी दिखाया कि किस तरह से बीजेपी दफ्तर रोशनाई में नहाया हुआ है। सारी रात ये समझो कि अंधेरा भले ही था, लेकिन बीजेपी दफ्तर में जो रोशनाई और जो चमक देखने मिल रही थी, उससे ये साफ दिखाई दे रहा था कि बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज है कि जीत उसी की होगी। लेकिन हाँ, जिस आप देखिए कि अलग अलग जगह यहां पर जो झंडे लगाए गए हैं, और ये तैयारी जो है ये विजय जल्लोष की है कि जैसे ही नतीजे आएंगे ऐसी कोई स्थिति या कोर कसर न छूट जाए कि जिसके चलते ये ना दिखे कि बीजेपी का जो उत्साह था वो कहीं कम था। तो तैयारियां पहले से कर ली गई हैं। हालांकि जो किस्मत ईवीएम वोटिंग मशीन में बंद है, उसकी गिनती की शुरुआत कुछ ही घंटे बाद शुरू हो जाएगी, लेकिन तभी साफ हो पाएगा कि आखिर महाराष्ट्र में किसकी सत्ता चलेगी। लेकिन बीजेपी में एक नया पेच पैदा हो गया है। नया पेच क्या? सबसे पहले दावेदार देवेंद्र फडणवीस, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके बाद ताल ठोक दी गोपीनाथ मुंडे, जो स्वर्गवासी बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं। उसके बाद एकनाथ खड़से, जो बीजेपी में 35 सालों से भी अपना दावा ठोक रहे हैं कि 35 सालों से मैं पार्टी का सेवक रहा हूं। और फिर एक नाम आता है विनोद तावड़े का। तो ऐसे 4 दावेदार, प्रबल दावेदार दिख रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये तय होगा नागपुर से, और नागपुर का ही कोई व्यक्ति होगा, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें जो मिलती दिखाई दे रही हैं वो विदर्भ के इलाके से मिलती दिखाई दे रही हैं। 62 में से जो अनुमान है, वो अनुमान लगभग 45 सीटों का लगाया जा रहा है कि बीजेपी को 45 सीटें मिल सकती हैं। ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि विदर्भ में जो एक राज्य की मांग उठ रही थी, उसको दबाने के लिए यह हो सकता है कि कांग्रेस के समय में सुधाकर राव नाइक जो मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद अगर बीजेपी अपने आप को छोटा राज्य विदर्भ को नहीं बनाती है, तो देवेंद्र का नाम सामने करेगी कि विकास का पुरुष अगर कोई होगा महाराष्ट्र में और विदर्भ में, तो वो देवेंद्र होगा। जिसको लेकर मोदी ने भी नागपुर की अपनी सभा में साफ कर दिया था कि देवेंद्र एक ऐसा चेहरा है जिसको हम लेकर आश्वस्त हैं कि ये प्रदेश को आगे बढ़ा सकता है। तो संकेत देवेंद्र की ओर जा रहे हैं, लेकिन दावेदारी ठोकने में कोई पीछे नहीं। 2009 में विदर्भ की 62 में से 20 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, लेकिन इस बार डबल से ज्यादा की उम्मीद है। सीधे मातोश्री का हम रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पहले ये बताइए कि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की, शिवसेना के उन लोगों की रात कैसे गुजरी है? और सवाल ये भी, संजय राउत ने अभी हाल ही में बयान दिया है, चंद घंटों पहले का उनका ये बयान है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना को अगर जरूरत पड़ी तो वो बीजेपी का सहयोग ले सकती है, मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे ही बनेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मातोश्री पे इस वक्त हैं, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से शिवसेना के जितने भी कद्दावर नेता हैं, उनका साफ जो संजय राउत का सही कहा आपने, उनका बयान आया हुआ कि वह बीजेपी से गुरेज नहीं करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन आपको बता दूं, शिवसेना के जितने भी और कद्दावर नेता है, खासतौर से उद्धव ठाकरे को इस तरह से पूरा उनको आश्वस्त इस बात को लेकर है कि किसी भी सूरत में शिवसेना नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है महाराष्ट्र में। जिस तरह से शिवसेना को लगातार अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, चाहे वो एग्जिट पोल की बात करें, चाहे सर्वेज की बात करें, चाहे अन्य पॉलिटिकल जो पंडितों की बात करें, जैसा कि शिवसेना के द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी दावे किए जा रहे हैं इस बार सबके सब दावे खोखले साबित होंगे, और उसमें शिवसेना नंबर 1 पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा साफ साफ दावा खुद उद्धव ठाकरे की तरफ से किया जा रहा है। इसीलिए आपको बता दूं कि तमाम ऐसे जो शिवसेना के तमाम जो नेता हैं,
उन्हें मीडिया से बात करने के साथ तो मना कर दिया गया, कहा गया कोई भी बात ना करें। और इसीलिए मातोश्री पे सुबह आज जब उद्धव ठाकरे उठ चुके हैं और उठने के बाद बकायदा जितने उनकी कोर कमेटी है उन सभी लोगों से बकायदा उन्होंने बातचीत की है फोन पर और सभी से अलर्ट रहने के लिए कहा है कि वह देखें। और अब से करीबन 1 घंटे 35 मिनट के बाद करीबन काउंटिंग शुरू हो जाएगी, यानी 8 बजे से महाराष्ट्र में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद एक एक कर सकते हैं रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि आखिरकार किसके पक्ष में फैसला जा रहा है। लेकिन अगर मैं शिवसेना के लिए बात करूं, शिवसेना जरूर अगर छोटी पार्टी बनती है यानी दूसरे नंबर की पार्टी बनती है बीजेपी के बाद तो जरूर वह बीजेपी के साथ जा सकती है। लेकिन शिवसेना अभी ये मानने को तैयार नहीं है। जब तक नतीजे साफ नहीं आ जाते हैं तब तक शिवसेना अभी भी यह मान रही है कि वह नंबर 1 पार्टी बनेगी। जो लोग भी उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उनके सभी दावे खोखले साबित होंगे। बिल्कुल, सारा किस्सा कुर्सी का ही है और इसी वजह से अपनी दावेदारी ठोकी जा रही है बड़े बड़े नेताओं की ओर से। सिरसा का हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी वहां से विनोद लांबा जुड़े हुए हैं। विनोद, हमने देखा पिछले 1.5 साल गोपाल कांडा के लिए बहुत ही बुरे गुजरे हैं, लेकिन आज दिवाली का गिफ्ट क्या मिलता है सिरसा से दोबारा, देखना दिलचस्प रहेगा। देखिए, सिरसा विधानसभा पे जो गोपाल कांडा की सिचुएशन थी, नंबर 2 पे कहा जा रहा था जो माखनलाल सिंगला थे इनेलो के, लेकिन डेरा सच्चा सौदा के अपील के बाद जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती है कम से कम यहाँ के आने वाली सिरसा जिले की आने वाली सीटों पे, बीजेपी को लीड बताई जा रही है कि अब तक जब तक वोटिंग हुई थी। हालांकि नतीजे 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो सवाल आपका पर्टिकुलर गोपाल कांडा को लेकर था, मुझे नहीं लगता कि यहाँ अब कोई राहत मिलेगी। 90 की 90 सीटों पर लड़े हैं, बड़ा चुनाव लड़ा है, लेकिन खुद की सीट बचना बहुत मुश्किल है। खुद की सीट बचना बहुत मुश्किल है और यही स्थिति समूचे हरियाणा में देखी जा रही है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ आईएनएलडी भी लगातार अपने दावे मजबूत करने में वहां पर लगी हुई है। लेकिन जनता ने फैसला कर दिया है, चुनावी नतीजों का आज दिन है। हमारे सहयोगी बने रहेंगे हमारे साथ लगातार, इनसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं 2009 के नतीजे क्या कहते हैं, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। महाराष्ट्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2009 की बीजेपी के खाते में 46 सीटें गई थी, कांग्रेस पार्टी को 82 सीटें, शिवसेना को 44, एनसीपी को 62, एमएनएस को 13 सीटें और अन्य के खाते में 41 सीटें। लेकिन दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवसेना बीजेपी ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था और वहीं कांग्रेस और एनसीपी जो 15 सालों से लगातार गठबंधन में थी, लेकिन इस बार ये तमाम पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में हैं। इस वजह से आज का जो चुनावी गणित अब से कुछ ही देर के बाद हमारे सामने होगा वो बेहद दिलचस्प रहने वाला है। और ये वोट प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी को 14% वोट मिले थे, कांग्रेस पार्टी को 21%, शिवसेना को 16%, एनसीपी को भी 16%, एमएनएस 6%, जबकि अन्य 27%। तो ये महाराष्ट्र की स्थिति है। 288 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, लेकिन इस बार माना यही जा रहा है कि नतीजे बिल्कुल उलट होंगे। तो चलिए, महाराष्ट्र की स्थिति हमने आपको दिखा दी है। हरियाणा में भी 2009 के नतीजे क्या रहे थे, इस बार स्थिति कितनी उलट रहने वाली है। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से हमारे और भी संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे वहां पर हालात क्या हैं और नेताओं को रात में नींद कितनी आई। ब्रेक के बाद किस्सा कुर्सी का सीएम कौन, कुछ ही देर के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र की तस्वीर साफ होने लगेगी। 8 बजे से जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी और माना यही जा रहा है कि 8:30 बजते बजते जो पहला रुझान है वो हमारे सामने होगा और 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में स्थिति साफ हो जाएगी कि इन दोनों ही राज्यों में किसकी बनने जा रही है सरकार, किसको अपने माथे पर बिठाया है जनता ने और किसको सत्ता से कर दिया बेदखल। यही वो सवाल हैं जिनको हम टटोलने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे यही बनाते हैं कि बीजेपी बहुमत में आए ना आए, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर इन दोनों ही राज्यों में वो उभर रही है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। इन सबके बीच हमारे साथ विपिन परमार भी रोहतक से जुड़ चुके हैं। विपिन, रोहतक की लड़ाई भी अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प है, हालांकि स्थिति वहां की क्या है ये सबको पता है। जरा आप बताइए कि फिलहाल जो बड़े बड़े नेता हैं हरियाणा के, रात उनकी कैसी गुजरी, उनके बारे में किस तरह की जानकारी मिल पाई है और अब आगे क्या, इंतजार सिर्फ अब 1 घंटे का? जितना किसी की अगर बात करें, चाहे नेता हो चाहे स्कूल का रिजल्ट आना हो, नींद मुश्किल ही होती है और यही यहां पर देखने को मिला, क्योंकि कांग्रेस जो कि 10 साल प्रदेश की सत्ता पर काबिज रही, आज हाशिए पर आती एकदम से रेडी है।
अपने सहयोगी के पास हम चलेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा है हरियाणा में। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी वहां पर कब्जे में जरूर रही थी। सुनते हैं एक बार विपिन को। विपिन, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी। दिक्कत आ रही है क्या? देखिए चित्रा, बिल्कुल मैं कह रहा था कि जो नींद होती है, चाहे परिणाम के दिन हो, चाहे स्कूल के रिजल्ट्स आने हो, तब भी नहीं आती। और नेताओं की नींद तो वैसे ही उड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा विधानसभा के 2014 के रण की बात करें तो हाशिए पर कांग्रेस पूरी तरह से आ चुकी है। और रोहतक की बात करें, गढ़ माना जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस के लिए, लेकिन 4 विधानसभा सीटों की बात करें, गढ़ी, सांपला, किलोई, कलानौर, महम और रोहतक से कलोई से खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में है, जिनकी सीट जो है वो थोड़ी बचती नजर आ रही है। लेकिन बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। इसी के साथ साथ 90 विधानसभा सीटों की बात करें, 2014 के रण की बात की जाए, जो पार्टी कभी राजनीतिक इतिहास, हरियाणा के राजनीतिक इतिहास की बात करें, कभी सरकार नहीं बना पाई, आज सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लोकसभा चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आश्वस्त नेता उनके सभी दिखाई दिए, उम्मीदवार उनके दिखाई दिए, जिनके लिए मतगणना अगर बात करें, जो वोटिंग हुई थी उसके बाद से जो एग्जिट पोल आए चित्रा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें, काफी आश्वस्त दिखे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की नींद उड़ी हुई दिखाई दी। कल हमने बात करने का प्रयास किया कई कांग्रेसी नेताओं से, तो कहीं ना कहीं खुद हार स्वीकार करते हुए नजर आए। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से 2009 में भी कांग्रेस जो है उसको बड़ी जोड़ तोड़ की सरकार बनानी पड़ी थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो एग्जिट पोल के नतीजे 35 से 40 सीटें एग्जिट पोल के माध्यम से दी जा रही हैं, अगर कहीं सीटों की कमी होती है तो किस पार्टी के साथ, किस अलायंस के साथ जाकर जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही। और उचाना कला से दुष्यंत चौटाला खुद मैदान में है। बीती रात उनका बयान आया है, जरूरत पड़ी तो बीजेपी को समर्थन देने के लिए वो भी तैयार हैं। देखिए जाहिर सी बात है, अगर प्रचार के दौर की बात करें तो राजनेता साम दाम दंड भेद हर अपनाकर जो है जनता को रिझाने का प्रयास करते हैं। और हरियाणा का प्रचार इस बार पूरी तरह से अलग रूप में दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में आते हैं, कहते हैं सबसे पहले टारगेट कांग्रेस को किया जाता है, लेकिन जब ये पता चलता है, जब ये रियलाइज होता है कि सीधा मुकाबला आईएनएलडी से है, तो आईएनएलडी पर जो है सीधे कटाक्ष किए जाते हैं। लेकिन आज दिन वो आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए अगर बात करें, कहीं ना कहीं अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें समर्थन तो चाहिए होगा। ऐसे में दुष्यंत चौटाला का एक बड़ा बयान सामने आता है, उनके द्वारा साफ किया जाता है कि गैर कांग्रेसी सरकार बनाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी तक का समर्थन करेंगे। अब देखना यही होगा कि किस तरह के समीकरण, किस तरह के नतीजे जो है 8 बजे जब मतगणना शुरू होती है चित्रा, क्या राजनीतिक समीकरण हमारे सामने निकल कर आते हैं, किस तरह के हालात पैदा होते हैं हरियाणा प्रदेश में। क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। और अब देखना यही होगा कि जिस तरह से जो कांग्रेस 10 साल प्रदेश की सत्ता पर काबिज रही, जो कि हाशिए पर पहुंच चुकी है, क्या वो कहीं इस स्थिति में पहुंचती है कि सरकार बना सकती है या नहीं। लेकिन 2 पार्टियों के मुकाबले की बात करें, भारतीय जनता पार्टी और आईएनएलडी दोनों के बीच में टक्कर देखी जा रही है। मुख्य मुकाबला इन्हीं 2 पार्टियों के बीच में है और कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर आती हुई दिखाई दे रही है। अपने सहयोगियों से और ज्यादा हम जानकारी लेंगे, क्योंकि बस कुछ देर का और इंतजार, नतीजे 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा, इन दोनों ही राज्यों में किन किन बड़े नेताओं ने कितनी रैलियां की हैं, जिसके बाद तस्वीर बिल्कुल उलट हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 27 रैलियां की हैं और वो भी सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर। हरियाणा में उनकी 10 रैलियां हुई हैं और इस तरह से कुल 37 रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अकेले सिर्फ अपने बलबूते की गई है। और महत्वपूर्ण ये भी आपको बता दें कि अगर सिर्फ बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी की ओर से कुल 715 रैलियां की गई हैं। अमित शाह ने महाराष्ट्र में 20, हरियाणा में 20 रैलियां की हैं और इस तरह से कुल 40 रैलियां अमित शाह की ओर से की गई। सोनिया गांधी, महाराष्ट्र में इन्होंने सिर्फ 4 रैली की है और हरियाणा में उससे भी एक कम 3 रैलियां और इस तरह से कुल इनकी रैलियों की संख्या पहुंचती है 7 पर। इस वजह से भी कांग्रेस पार्टी की स्थिति, क्योंकि बड़े नेता लगभग नदारद रहे और वही हाल राहुल गांधी का भी रहा। महाराष्ट्र में उन्होंने 6 रैलियां की, हरियाणा में 4 रैलियां की और इस तरह से कुल उनकी रैली होती है 10। नरेंद्र मोदी की तुलना में अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की रैलियों को जोड़ भी दिया जाए तो भी वो उनकी बराबरी पर नहीं पहुंचते हैं। इस लिहाज से सबसे ज्यादा रैलियां नरेंद्र मोदी की ओर से। तो किसकी ओर से कितना दम दिखाया गया ये हमने आपको दिखा दिया है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ बने हुए हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र के, उनके पास भी हम चलेंगे। साथ ही स्क्रीन भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में जैसे ही रुझान आएंगे सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे हरियाणा की भी तस्वीर किस तरह की कहानी बयां करती है वो भी बताएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। नमस्कार, आप
हर सीट पर पल पल का हाल आप देखेंगे लगातार। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त हरियाणा और महाराष्ट्र में यही खड़ा हो रहा है और इसी वजह से सवाल बड़ा यही है कि जनता ने किसे अपने सिर आंखों पर बिठाया और किसे सत्ता से कर दिया है बेदखल। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मातोश्री से अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष अवस्थी बीजेपी दफ्तर से, सिरसा से विनोद दामा हमारे साथ जुड़े हुए थे, हिसार से रोहित सावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सावित्री जिंदल जहां से मैदान में है और दो खास मेहमान हमारे दो वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एनके सिंह जी और अनुज गुप्ता जी। तो इन सबसे बातचीत की हम शुरुआत करें क्योंकि सिर्फ 1 घंटे का और इंतजार है जब वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं चुनावी नतीजों से पहले ही बीजेपी में सीएम पद की रेस तेज हो गई है। बीजेपी के अंदर खाने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हलचल है, जहां एक नहीं सीएम पद के करीब 5 दावेदार हैं। वहीं हरियाणा में बीजेपी में थोड़ी शांति है, लेकिन सस्पेंस यहां भी कम नहीं। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी सभी दलों से आगे रहेगी और सरकार बनाने की स्थिति में भी पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दोनों राज्यों में पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। सूत्रों की माने तो हरियाणा में सीएम पद की रेस में कैप्टन अभिमन्यु सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन वो अपनी दावेदारी पर खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं। बस इतना कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त और आशान्वित है। कल चुनाव परिणाम आने के बाद हम 2/3 बहुमत के साथ बस इतना कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त और आशान्वित है। कल चुनाव परिणाम आने के बाद हम 2/3 बहुमत के साथ हरियाणा में विधानसभा में जाकर के हरियाणा की सरकार चलाने का काम करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी के भीतर सीएम के दावेदारों में पहले देवेंद्र फडणवीस और पंकजा मुंडे की चर्चा हो रही थी, लेकिन इस बीच राज्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ गडसे ने भी कह दिया है कि मैं 35 से 40 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूं, ऐसे में मैं भी सीएम पद का दावेदार हो सकता हूं। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में कई सालों से करीबन 35-40 साल से मैं काम करते आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी का 25 साल से मैं एमएलए हूँ, अभी 6ठी बार में लड़ रहा हूँ। पर ये बात तो जरूर है कि इतने सालों से काम करने वाला कार्यकर्ता इच्छा तो रखता है और इच्छा रखने के बाद अंतिम निर्णय तो पार्टी का होता है। तो उधर पंकजा मुंडे भी मन की बात खोलकर जाहिर कर रही हैं। अगर उस प्रोसेस में मेरा नाम आगे आ रहा है तो ये मेरा बहुत बड़ा मैं सम्मान समझती हूँ। पर मेरा दावा मुख्यमंत्री पद पर नहीं है, पर भाजपा का मुख्यमंत्री हो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे सबके लिए। उधर कांग्रेस बीजेपी के अंदर जारी इस रेस पर चुटकी ले रही है। बड़ा हास्यास्पद लगता है कि चुनाव के रिजल्ट आए नहीं हैं। एग्जिट पोल कई बार इतिहास उठा के देखें तो कई बार गलत साबित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में अभी से युद्ध चालू हो गया है कुर्सी को लेके। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ मनीष अवस्थी, मुंबई, इंडिया न्यूज। वोटों की गिनती का काम शुरू होने में सिर्फ 1 घंटे बाकी है और ये 1 घंटे जो नेता चुनावी मैदान में थे उनके कैसे गुजरेंगे इसको आसानी से समझा जा सकता है। फिलहाल ये चुनावी नतीजे कई सवालों के जवाब भी देंगे। सवाल कौन कौन से हैं वो अब हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। सबसे बड़ा सवाल, मोदी का जादू एक बार फिर से चला क्या? महाराष्ट्र हरियाणा में मोदी फैक्टर चला या नहीं? दोनों राज्यों में बीजेपी के गठबंधन तोड़ने का फैसला सही या गलत? कांग्रेस के बचे 2 गढ़ ढह जाएंगे क्या? सिर्फ 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और ये 2 राज्य उसके हाथ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में भ्रष्टाचार के मामले में अगर आईएनएलडी को सपोर्ट देती है जनता तो भ्रष्टाचार के मुद्दे का क्या? शरद पवार और राज ठाकरे की सियासी हैसियत घटी या नहीं? बीजेपी की बम्पर जीत के बाद शिवसेना का क्या होगा? ये वो बुनियादी सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं और गठबंधन की राजनीति का भविष्य भी तय करेंगे आज के चुनावी नतीजे। तमाम खास मेहमान और हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रोहित का हम रुख कर लेते हैं, हिसार से हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, हिसार से सावित्री जिंदल मैदान में है। फिलहाल ये बताइए अभी वो कहाँ हैं, उनकी रात कैसे गुजरी, कितनी ज्यादा परेशानी इस बार उनके लिए है हिसार में?
बिल्कुल चित्रा, देखिए अगर हिसार की बात करें, सावित्री जिंदल यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी, और बिल्कुल उनके लिए इस बार सावित्री जिंदल को कड़ी चुनौती मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और दूसरी तरफ हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी भजनलाल चौधरी भजनलाल की जो पार्टी है उसके प्रत्याशी से भी कड़ी चुनौती सावित्री जिंदल को मिल रही है। और पूरे भजनलाल परिवार की बात करें तो पूरे भजनलाल परिवार की साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि हिसार जिले में 7 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें से 3 विधानसभा सीटों पर एक सीट पर खुद कुलदीप बिश्नोई, एक पर उनके भाई चंद्रमोहन बिश्नोई और एक पर कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई चुनाव लड़ रही हैं। तो एक तरफ सावित्री जिंदल की साख दांव पर है, दूसरी तरफ पूरे भजनलाल परिवार की साख दांव पर है। और साथ ही साथ चित्रा, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार है कैप्टन अभिमन्यु, वो भी हिसार जिले की नारनौन सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। कुल मिलाकर हिसार के नतीजों पर पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं। बिल्कुल सही कहा, पूरे देश की नजरें, और खासकर सावित्री जिंदल की अगर हम बात करें तो वो हिंदुस्तान की सबसे धनी महिला उम्मीदवार हैं। जबकि आपने नारनौल सीट का जिक्र किया है, कैप्टन अभिमन्यु जो माना जा रहा है कि बीजेपी के सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं हरियाणा में। हम चलेंगे रोहित के पास, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से मनीष जी का हम रुख कर लेते हैं, बीजेपी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, दिलचस्प ये भी है कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने मेहनत की है तो वो है नरेंद्र मोदी। 2 हफ्तों के अंदर अंदर 27 रैलियां उन्होंने महाराष्ट्र में कर दी, जिसके बाद तस्वीर बिल्कुल बदल गई महाराष्ट्र की। सही कह रही है चित्रा, लेकिन एक नई सुबह, नई उम्मीद बीजेपी दफ्तर में जो कल रात को रोशनाई की गई थी, उसके बाद आज नई सुबह हुई है। तो क्या ये सुबह उनके लिए सूरज की वो किरणें लेकर आएगी जिसको 5 साल तक वो यहां पर राज करेंगी? ये सारी बातें कुछ ही घंटों बाद साफ हो जाएंगी। लेकिन जहां तक चित्र और तस्वीर की बात करें तो बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में तो दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ, वो अभी पूरे तौर पर इतनी आश्वस्त नहीं है कि वो खुद के बूते सत्ता पर काबिज हो जाएगी। जहां तक आपने नरेंद्र मोदी की बात की, तो अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर से लेकर महाराष्ट्र के कोने कोने तक, महाराष्ट्र के सबसे पूर्वी इलाके यानी कि गोंदिया, जहां से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, वहां तक मोदी ने एक एक जिले को छाना है। तो मोदी का जो जादू है, मोदी का जो करिश्माई अंदाज है उनके बात करने का, उनके अपने लोगों से जो एक कनेक्ट स्थापित करने का, उससे ये साफ दिखाई देता है कि जब मोदी मैदान में कूदे तो बीजेपी के लिए जो पहले की स्थिति थी वो काफी बदलती दिखाई दी। बिल्कुल सही कहा आपने, और यहाँ पर बीजेपी के नेता बहुत ज्यादा आश्वस्त इसलिए भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उसका आंतरिक सर्वे उसे 141 माफ कीजिएगा सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुमत से 4 सीटें कम है। देवेंद्र फडणवीस ने आज आने वाले नतीजों पर क्या कुछ कहा है, वो सुन लेते हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को बहुमत देने का फैसला कर लिया था। जो हम ग्राउंड रियलिटी में देख रहे थे, जिस प्रकार से मोदी जी की सभाओं में भीड़ जुट रही थी, लोग जिस प्रकार से उनको कनेक्ट हो रहे थे, हमारे साथ भी जिस प्रकार से लोग लगातार जुड़ते हुए हमको दिखाई देते थे, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में एक डिसाइसिव मैंडेट आएगा। माना जा रहा है विदर्भ से कोई चेहरा हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की रेस में सबसे आगे बीजेपी की ओर से चल रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच हमारे साथ जगदीश उपासने जी भी जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। लेकिन पहला सवाल एनके सिंह साहब आपसे मेरा है, महाराष्ट्र के और हरियाणा के नतीजे आज बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल मोदी फैक्टर लोकसभा चुनावों के बाद क्या एक बार फिर से चलेगा? चित्रा, मोदी फैक्टर न चलने का कोई कारण भी नहीं नजर आता है। कारण होता है अपोजिशन में एक जो एग्रेसिवनेस होती है। तो आप देखें तो अपोजिशन में कोई एग्रेसिवनेस नहीं थी। उसके अलावा महाराष्ट्र में या हरियाणा में भी अगर आप देखें तो एंटी इनकम्बेंसी, खास करके जो करप्शन का इशू है, उसको लेके एक जबरदस्त आक्रोश था। और वैसे भी आपने बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया, मेडिसन से महाराष्ट्र तक, मेडिसन स्क्वायर से महाराष्ट्र तक मोदी के बम है इस समय, उसका वजह बहुत साफ है। पब्लिक परसेप्शन में मोदी को ये माना जा रहा है कि देश के जो नेता हैं और पब्लिक एस्पिरेशंस जो होती हैं उसका सारा अगर कोई फुलफिल कर सकता है तो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। वो महंगाई घटा सकते हैं, वो भ्रष्टाचार कम कर सकते हैं, वो आतंकवाद कम कर सकते हैं, और वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सुयोग प्रशासक हैं। ये सारी चीजें मोदी की पर्सनालिटी में चस्पा हो गई हैं। ये परसेप्शन बाद में देखा जाएगा कि वो कितनी परसेप्शन सही है या गलत है। तो इस समय तो कोई कारण नहीं है कि मोदी का प्रभाव पूरी तरह से ना हो। और मुझे लगता है कि दोनों स्टेट्स में लगभग अगले 2 घंटे में हम लोग इस स्थिति में आ जाएंगे कहने के लिए कि हम लोग कितना सही हैं कितना गलत हैं। लेकिन ये लग रहा है कि नहीं, बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ, 4 कम है तो वो मिल जाएंगे। महाराष्ट्र में भी कमोबेश यही स्थिति रहेगी और आईएनएलडी ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम समर्थन देंगे।
अगर ये कह दिया है तो इसका सीधा मतलब है कि इंडिकेशंस उनको भी हैं। तो कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि मोदी का प्रभाव क्यों नहीं होगा। 37 वर्सेस 10 राहुल गांधी ने जो वहां पे किया 1:4 का रेशियो है। अगर आज भी एक जगह राहुल गांधी गए हैं तो 4 जगह नरेंद्र मोदी गए हैं। फिर भीड़ का कंपोजिशन देखिए और उसका रिस्पॉन्स देखिए समय में, और जब वो सबसे ज्यादा बिजी चल रहे थे, क्योंकि अमेरिका से आने के बाद हमने देखा उन्होंने अपनी रैलियों की शुरुआत की। अनुज जी, आपसे ये सवाल है, नरेंद्र मोदी खैर अपनी भाषण कला के लिए भी जाने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के 60 साल के शासन का बार बार वो उदाहरण देते हैं। इसके अलावा हमने देखा था खासतौर से महाराष्ट्र की 15 साल के कुशासन की उन्होंने बात की और एनसीपी को नेचुरल करप्ट पार्टी बता दिया। क्या इसका भी असर देखने को मिल रहा है? देखिए, जब आप चुनावी मैदान में हैं तो अपने विरोधियों के खिलाफ भरपूर प्रचार करेंगे और पिछले कई वर्षों से वहां के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और खुद कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री अब पूर्व हो गए हैं, क्योंकि जिस दिन उन्होंने नामांकन भरा उसके पहले दिन ही उनकी सरकार गिर चुकी थी, पृथ्वीराज चौहान ने भी अपनी साफ सुथरी छवि को रखने की कोशिश की, जिससे ये बात गई कि बाकी लोग जो हैं सरकार के अंदर या बाहर जो होंगे वो उनकी छवि उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए केवल इन्हीं की छवि की जरूरत पड़ेगी। और भ्रष्टाचार महाराष्ट्र की राजनीति से पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ विषय है। अजीत पवार साहब को भी बीच में एक बार त्यागपत्र देना पड़ा, फिर बाद में वो फिर दोबारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे। और अभी जब आप मेडिसन स्क्वायर वाले उनके भाषण की बात कर रहे थे, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि मतदान से 72 घंटे पहले भी भाजपा ने वहां बड़े बड़े विज्ञापन जारी किए जिसमें ये लिखा कि किन किन टीवी चैनल पर कितने बजे इसके रिपीट टेलीकास्ट होने वाले हैं। यानी जो भाषण वहां दिया वो चुनाव के दिनों में फिर से रिपीट कराया भाजपा ने। ये उनका चुनावी एजेंडा इसी से सेट हो रहा था। बिल्कुल, वो एक यूएसपी की तरह आया। जो अमेरिका का फतह था, तथाकथित फतह, वो एक यूएसपी की तरह चुनाव में इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसका फायदा जगदीश जी तो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी को एग्जिट पोल के नतीजों की ही माने। फायदा इसलिए भी मिल रहा है, 2-3 बातें हैं। जैसे मोदी जी की विश्वसनीयता बनी हुई है देश में, और वो इसलिए भी बनी हुई है कि लोकसभा चुनाव में बनी हुई थी, और लोकसभा चुनाव में इसलिए बनी हुई थी कि गुजरात से बनकर चली आ रही है, तो वो विश्वसनीयता बनी हुई, फिर उनको केंद्र में बहुमत मिला है। लेकिन इससे भी अलग बात यह है कि इन दोनों राज्यों में जो मतदान हुआ है, जिस तरह की भीड़ आई है, दोनों जगह रिकॉर्ड टूटा है। हरियाणा में तो 66 के बाद का रिकॉर्ड टूटा है, ऐसे अनुज जी बताएंगे आपको शायद। लेकिन दोनों ही जगह लोगों ने ये मतदान, मैं इसको एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा नकारात्मक वोट से सकारात्मक वोट मानता हूं, क्योंकि जब सकारात्मक वोट के लिए लोग निकलते हैं तो भी इतनी बड़ी संख्या में निकलते हैं, नकारात्मक वोट के लिए निकलते हैं तो शायद इतनी बड़ी संख्या में तभी निकलते हैं जब कोई बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो मोदी जी का करिश्मा और बदलाव की इच्छा इन दोनों राज्यों में ये बताती है कि नतीजे जो अपेक्षित लाइन है, जो एग्जिट पोल्स की जो नतीजे हैं, उनके लगभग बराबर होने वाले। मोदी की यानी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस एक बार फिर से सबसे बुरी हार की ओर आगे बढ़ रही है? इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं और अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी भी जुड़े रहेंगे हमारे साथ। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। क्योंकि 8 जैसे ही बजेंगे उसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। 8:30 बजे तक पहला रुझान भी सामने आ जाएगा और 10 बजे तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र और हरियाणा में कौन सी पार्टी नंबर 1 बनी है, सरकार कौन बनाने जा रही है, कांग्रेस बीजेपी का हुआ क्या, क्षेत्रीय पार्टियां क्या गुल खिलाएंगी, कौन किससे सपोर्ट लेगा। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब बस कुछ ही देर के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। लेकिन एनके सिंह जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और वो मैं हरियाणा के परिदृश्य में कर लेती हूं। आईएनएलडी की ओर से दुष्यंत चौटाला ने रात में बयान दिया है कि बीजेपी चाहे या वो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, अगर उसे सरकार बनाने की जरूरत पड़ी तो। बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेगी क्या वहां पर? नहीं, देखिए बीजेपी अगर मजबूरी हुई तो भी नहीं, मजबूरी क्या हो सकती है? एक राज्य में आपकी सरकार, वो भी कोई बहुत बड़ा ऐसा स्टेट नहीं है जिसको लेके आप ये सोचे कि साहब फ्यूचर में बहुत इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को जो प्लैंक है करप्शन का, अगर आपने आईएनएलडी को सपोर्ट किया तो उसके बाद जो करप्शन का प्लैंक है आपका पूरे कंट्री भर में, नरेंद्र मोदी कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे, तो यहाँ पे खाया हुआ आदमी जिसको कि सरकार कोर्ट ने जेल में डाल रखा है,
उसकी पार्टी आ रही है और आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो प्लैंक है करप्शन का वो बीजेपी का नेशन वाइड काफी खत्म हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है किसी भी कीमत पे बीजेपी INLD को सपोर्ट करेगी। जहां तक लेने की बात दूसरी है, कोशिश तो यही होगी कि लेना भी ना पड़े। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए कि एक सिचुएशन आती है जिसमें कि लेना पड़ता है, तो यही उसमें बन सकता है कि नहीं आप बाहर से सपोर्ट करें, क्योंकि अंदर आने के बाद फिर वही करप्शन का प्लैंक आपका डैमेज होगा। बिल्कुल। और इस समय करप्शन को प्लैंक को लेके मोदी सरकार बहुत कॉशियस है, और ये आप देख रहे हैं 2-3 स्टेप्स जो लिए हैं। और ये जो खाएंगे ना खाने देंगे, ये जुमला जो है ये काफी दूर तक मैसेज पब्लिक में गया है। तो आप एक भी इसके खिलाफ अगर कदम उठाते हैं तो जो पूरा इमेज है वो टार्निश होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि INLD की कोशिश यही रहेगी कि INLD से सपोर्ट न लिया जाए। अगर जरूरत पड़ती है और बाहर से सपोर्ट करते हैं तो शायद यही हो सकता है, यहां से आप प्रिंसिपल बेस्ड और इशू बेस्ड सपोर्ट वो दे रहे हैं, इसलिए हम दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता लेकिन कि बाद में जनता इस सवाल का जवाब मांगेगी ना कि चुनाव के पहले आप बोलते थे कि तिहाड़ से मुख्यमंत्री आपको चाहिए या चंडीगढ़ से, और बाद में आपने इस तरह से किया। खैर इस पर हम आएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी की स्थिति पहले क्या थी और फिलहाल क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कहां कहां से कांग्रेस पार्टी साफ हो गई है वो दिखा रहे हैं। तमिलनाडु 1967 में वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में 1989 में कांग्रेस की सरकार थी। एक बार सिलसिलेवार तरीके से जल्दी बता देती हूं मैं। उड़ीसा में आप देख पा रहे हैं 2003 से पहले 1999 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। छत्तीसगढ़ में 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार थी और लगातार वहां पर बीजेपी है। राजधानी दिल्ली में 15 साल शासन के बाद तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी सिकुड़ के आ गई है, और तीसरे नंबर पर जाने की संभावना न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि हरियाणा में भी जताई जा रही है। ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए क्यों बनी है, इसका जवाब अनुज जी आपसे। बेहद महत्वपूर्ण है ये। जहां जहां कांग्रेस पार्टी अगर हम देखें 20-25 साल से गायब है। सबसे कम जो आंकड़ा है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का है, जहां से 2003 के बाद उसका खाता तक नहीं खुला। चित्रा जी देखिए, नरेंद्र मोदी ने केंद्र की राजनीति में कांग्रेस को 6 महीने पहले राजनीतिक हाशिए पे किया, लेकिन मैं इससे थोड़ा अलग कहता हूं कि यदि महाराष्ट्र और हरियाणा भी वो बहुत बुरी तरह तीसरे स्थान पर आने वाली स्थिति में हारने जा रहे हैं, तो भारत के राजनीतिक नक्शा जो है, पॉलिटिकल मैप जिसको आप कहते हैं, उसके हाशिए पर कांग्रेस जाने जा रही है। यानी मुख्य जमीन पर यदि आप देखेंगे तो कर्नाटक और केरल दक्षिणी और पश्चिमी तट पर, और उसके ऊपर हिमालय के राज्य केवल बच जाएंगे, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल। और बाकी सारे प्रदेश जो उनके होंगे वो असम को छोड़ करके 2-2 एक-एक सीट वाले नॉर्थ ईस्ट पर होंगे, और इन सब की लोकसभा सीटें यदि आप जोड़ लेंगे तो 80 से कम होंगी। बिल्कुल। यानी यूपी, जो अखिलेश यादव जी यूपी चला रहे हैं, उससे भी छोटा दायरा कांग्रेस का होने जा रहा है, ये दिख रहा है सामने। अभी केवल राज्यसभा में ही कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, मगर महाराष्ट्र और कर्नाटक होने के बाद अगले कुछ वर्षों में, और यदि भाजपा ने यूपी और बिहार में कुछ कमाल दिखाया तो और जल्दी भाजपा कांग्रेस को सरपास कर जाएगी, और जो कांग्रेस की ताकत जो हाथ में थोड़ी बहुत 10 जनपद की बची हुई है, वो ताकत भी खत्म होने वाली है। ये हालत क्यों बनी? ये आज की नहीं है, सोनिया गांधी के 16 साल के शासन के दौरान ही नहीं है। इंदिरा गांधी के समय से कुछ शुरू हुई, जैसा कि आपने देखा कि तमिलनाडु उनके समय निकला। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद राजीव गांधी के समय से भी आधा हिंदुस्तान उनसे दूर रहा है। सोनिया गांधी जी के समय 2004 में धुप्पल से इसलिए कहता हूं कि 138 और 145 7 सीटों के डिफरेंस से कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बन गई थी, और एक गठबंधन के सहारे वो सत्ता में आए। मनमोहन सिंह ने अच्छा काम UPA 1 में किया था, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि किसानों को 70-75 हजार करोड़ रुपए बांटे, जिसके कारण वो सरकार उनकी बन सकी। शायद इसलिए भी कि उनके सामने लालकृष्ण आडवाणी का चेहरा था, जिस पर आम जनता भरोसा करने को तैयार नहीं थी। उनकी उम्र के कारण भी होगा और अन्य वजह भी होंगे। और जैसे ही मोदी का चेहरा सामने भाजपा ने लाया, संघ ने लाया, मैं कहता हूं, क्योंकि संघ के कार्यकर्ताओं के दबाव में ये हुआ, और एक झटके में कांग्रेस तिनके की तरह उड़ करके चली गई है। बिल्कुल। और मौजूदा स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए यह है, 29 राज्यों में 10 में अपने बलबूते, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। जबकि झारखंड की बात करें तो वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो सपोर्ट कर रही है। तो ये स्थिति है कांग्रेस की। और तीसरे नंबर पर एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और हरियाणा में जाती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। इसके पीछे मुख्य वजह क्या है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। बधाई देता हूं, अभिनंदन देता हूं।
ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की कि हर जगह से सुपड़ा कांग्रेस पार्टी का साफ होता हुआ क्यों चला जा रहा है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर सालों से कांग्रेस पार्टी एक बार गई तो वापस नहीं आई और वही स्थिति आगे आने वाले वक्त में कहीं दोहराई ना जाए। वजह क्या है इसके पीछे ये हम समझेंगे अपने मेहमान से, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से मुंबई का रुख करते हैं। बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार मनीष अवस्थी। मनीष जी, जो रात की आपकी रिपोर्ट थी वो भी अब सीधे रुख कर लेते हैं, शायद कोई खास मेहमान है। जी मनीष जी। जी, हम चित्रा जैसे कि चित्र बदलने वाला है जिसका अंदाजा और आसार दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शायना एनसी मौजूद हैं। शायना, कितने आश्वस्त हैं आप लोग जिस तरह से यहाँ पर तैयारियां, रोशनाई, आप लोग मान लिए हैं कि सरकार आपकी बनी? क्या आपको कोई शक है? मैं मानती हूँ कि महाराष्ट्र की जनता जो है बहुत ही समझदार है। हमें ऐसा महसूस होगा कि वो कंफ्यूज्ड हैं, 5 पार्टीज हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु, जो कि हरियाणा के हिसार जिले की नारनौंद सीट बहुमत मिला है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को। शायना, आखिर इतने दावेदार कैसे आ रहे हैं? कल तक बात हो रही थी देवेंद्र की, अब एक के बाद एक नए नए दावेदार मुख्य। देखिए, ये तो स्वाभाविक है, राजनीतिक एस्पिरेशंस हर एक नेता का होता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई 2 मत या 2 राय नहीं हो सकते हैं। प्रजातांत्रिक रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, उसके बाद हर एक कार्यकर्ता हो या नेता स्वीकार करते हैं, क्योंकि वी आर अ डिसिप्लिन्ड काडर। शायना, प्रवक्ता बड़ा मुखर होता है। अगर मैं पूछूं कि शायना की नजर में एक व्यक्ति कौन जो मुख्यमंत्री होना चाहिए, आपको क्या? अभी आप मुझे कटघरे में खड़ा मत कीजिए, 2 घंटे के बाद जरूर बता दूंगी। चलिए, सबसे पहले मेरे पास आइएगा, बता दीजिए। तो चित्रा, आपने देखा शायना के मुताबिक शायना अभी कुछ भी नाम लेने से बच रही हैं। वो नहीं चाहती कि कोई और पचड़ा आगे बढ़े। हालांकि 4 से 5 नाम सामने आए हैं, लेकिन मैं एनके सिंह साहब को सुन रहा था जो कह रहे थे कि मोदी ने जो कहा न खाएंगे न खाने देंगे। सिंह साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा इससे भी आगे बढ़कर एक और लाइन है, न खाएंगे न खाने देंगे और जिसने खाया उससे उगलवा के रहेंगे। ये मोदी का एजेंडा है जिसको लेकर लोग काफी पसंद कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि जी मनीष जी, आती हूँ मैं आपके पास। कैप्टन अभिमन्यु से इस वक्त रोहित सावल बातचीत कर रहे हैं, सीधे रुख कर लेते हैं। सभा में दिखाई दे रही थी, वह आंधी, तूफान और सुनामी का रूप धारण कर चुकी है और हरियाणा की जनता को विश्वास हुआ कि मोदी जी का सुशासन और विकास की नीति को हमको अब स्वीकार करने की, समर्थन देने की आवश्यकता है। परिवारवाद, भेदभाव और भ्रष्टाचार की राजनीति से बाहर निकल करके अब हरियाणा में सबका साथ, सबका विकास करने का संकल्प करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का वक्त है। और आज कितनी सीटों की उम्मीद कैप्टन साहब कर रहे हैं आप? 2/3 बहुमत। केवल 6-7 घंटे बचे हैं। बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर अब 1-2 बजे के करीब 2/3 बहुमत हमारा दिखाई देने लग जाएगा। जी कैप्टन साहब, अगर हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की बात करें, तो आपका नाम भी इस रेस में है और सबसे आगे के दावेदारों में गिना जाता है, क्या कहेंगे इस पर? लेकिन न मैं कोई दावा करता हूं, न किसी रेस में होता हूं, न कोई दौड़ में, न कोई होड़ में। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, विचारधारा का समर्पित कार्यकर्ता हूं। पार्टी का जो भी आदेश हो, निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करता हूं और हमारी संस्कृति भी नहीं है। सब कार्यकर्ता हम सामूहिकता के आधार पर मिलकर काम करते हैं और हमारा संगठन हमारी योग्यताओं को, क्षमताओं को, न्यूनताओं को जानता समझता है और जो भी हमारी भूमिका वर्तमान परिस्थितियों में समाज, राज्य और राष्ट्र के हित में होगा, हमारा संगठन हमारी भूमिका तय करेगा। हम उसको सब मिलकर के सामूहिकता का। कैप्टन साहब, बीजेपी में रवायत रही है कि मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता है पहले विधानसभा चुनाव से पहले। हरियाणा में ऐसा नहीं किया गया, तो क्या वजह थी? अब कुछ घंटों बाद हो जाएगा। जी कैप्टन साहब, एक और आखिरी सवाल। नारनौंद की रैली का जिक्र हम बार बार करें, सुषमा स्वराज वहां पर आती हैं और वो कहते हैं कि कैप्टन अभिमन्यु में नेतृत्व क्षमता है। वो संकेत वहां पर देखी गई, बड़ा संकेत वहां पर देखी गई और उन्होंने कहा कि मेरे भाई में क्षमता है प्रदेश का नेतृत्व करने की। तो क्या माना जाए सुषमा स्वराज का भाई ही हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आशीर्वाद मिला है अपने भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ और अमित भाई शाह जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी सरीखे सब नेताओं का निरंतर मार्गदर्शन और प्रेरणा हमें मिलती रही है। उनका आशीर्वाद भी मिलता रहा है। आशीर्वाद मिलने का मतलब हो यानी लगभग तय माना जाए कि आपकी दावेदारी? संदेह नहीं है, हरियाणा प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी का कोई भाई या बहन ही होगा और हम सब परिवार के सदस्य हैं, हम सब आपस में भाई। मेरा भी कोई भाई या मेरा भी कोई बहन ही हो सकता है। कैप्टन साहब, एक आखिरी सवाल। अगर आप जिस तरह से जिस बहुमत की आप बात कर रहे हैं, आपकी प्राथमिकता क्या रही हरियाणा में आप लोगों की अगर सरकार आती है? हरियाणा प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाना, ये एहसास दिलाना, ये महसूस कराना कि अब ये सरकार आपकी है, एक परिवार की नहीं है, एक क्षेत्र की नहीं है।
कुर्सी का सीएम कौन, इस सवाल के जवाब के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 8:30 बजे तक माना ये जा रहा है पहला रुझान आ जाएगा। 8 बजे से वोटों की गिनती का काम, यानी कि बस 10 मिनट का और इंतजार। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों ने जो कहानी बयां की है, यानी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर खड़ी हो रही है, उस पर कुछ बड़े और बुनियादी सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र हरियाणा में मोदी का फैक्टर चला क्या? दोनों राज्यों में बीजेपी के गठबंधन तोड़ने का फैसला सही या गलत? कांग्रेस के बचे 2 गढ़ ढह जाएंगे क्या? हरियाणा में भ्रष्टाचार को लेकर लोगों ने चौटाला से किनारा कर लिया या नहीं? देवीलाल की विरासत की राजनीति पर विराम लग जाएगा, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजों ने इस ओर इशारा किया है। शरद पवार और राज ठाकरे की सियासी हैसियत घटी या नहीं? बीजेपी की बम्पर जीत के बाद शिवसेना का क्या होगा? ये वो बुनियादी सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं और गठबंधन की राजनीति की दिशा और दशा भी तय करने वाले हैं। आज के जो चुनावी नतीजे अब से कुछ ही देर के बाद, यानी कि 10 मिनट के बाद आने शुरू हो जाएंगे। और इसी सवाल के साथ आपके पास एनके सिंह साहब, सवाल महत्वपूर्ण यही है, एग्जिट पोल के नतीजों ने जो कहानी बयां की है उसने बीजेपी की बल्ले बल्ले करवा दी है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल गायब होती हुई दिखाई दे रही है। जहां वो नंबर 1 इतने सालों से राज कर रही थी, वहां पर वो तीसरे नंबर की पार्टी पर सिमटती जा रही है। जी चित्रा, देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक्सेप्टेंस डिपेंड करता है उसके लीडर में कितना डायनेमिज्म है और वो पब्लिक एस्पिरेशंस को रिसीव कर पाए। पब्लिक छोड़ती है, ये सिग्नल्स देती है। आप नेता अगर हैं या पॉलिटिकल प्रोसेस में हैं तो आपको वो सिग्नल्स कैच करने होते हैं और फिर उनको वापस करना होता है। मोदी से अच्छा कोई लीडर इस समय नहीं है जो वो सिग्नल्स रिसीव करे और उसको रिबाउंड करे, फिर वापस करे। अब कांग्रेस का जो आप देख रही है मार्जिनलाइज इस समय हो गया है कांग्रेस, उसके पीछे सीधी सी जो कारण है वो ये है कि आइडियोलॉजी के रूप में आप स्वतंत्रता आंदोलन के अलावा आपके पास कुछ नहीं था। बिल्कुल। पॉलिसी के रूप में धर्मनिरपेक्षता के अलावा कुछ नहीं था, जिसको कि बाद में मेजॉरिटी ने ये समझा कि नहीं साहब ये तो सिर्फ 14% मुसलमान वोट के लिए कर रहे हैं। ये नाराजगी थी जिसकी वजह से बीजेपी का इमरजेंस हुआ और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन लेवल पे आप देखें बड़े अच्छे प्रोग्राम्स चलाए थे कांग्रेस ने जी, लेकिन एक भी इंप्लीमेंट कायदे से नहीं हुआ। कायदे से नहीं हुआ और बिल्कुल उसका खामियाजा भी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ गया। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले बता दें बस कुछ ही देर का और इंतजार। 8 बजते ही, यानी कि अब से तकरीबन 8 मिनट के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। चुनावी जो रुझान है वो 8:30 बजे तक आ जाएंगे और पल पल की जानकारी देंगे। सीधे न्यूज रूम का हम रुख कर लेते हैं। राशिद हमें बताएंगे कितने दिलचस्प तरीके से दर्शकों तक वो पूरी कहानी पहुंचाएंगे। राशिद। जी चित्रा, मैं न्यूज रूम की तैयारी एक बार दिखा देना चाहूंगा। हमारी डेस्क पे दरअसल हम एक एक करके दिखाएंगे। महाराष्ट्र पे जब हम जाएंगे तो हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि मराठवाड़ा में क्या है। सुधांशु हमें मराठवाड़ा के बारे में बताएंगे, मेरे सहयोगी संजय गोंडियाल हमें कोंकण के बारे में बताएंगे, मुरारी मेरे सहयोगी जो है ये मुंबई की 36 सीटों का हाल हमें बताएंगे। और न्यूज रूम के दूसरी तरफ जो हमारी तैयारी है वो खासतौर से हम ये बताएंगे कि उत्तर और पश्चिम महाराष्ट्र का क्या कुछ हाल है, विदर्भ का क्या कुछ हाल है, और साथ ही जब हरियाणा के बारे में बात होगी तो दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा हरियाणा की तैयारी हमारी दूसरी डेस्क पे है। मेरे सहयोगी प्रशांत मिश्रा, ओम प्रकाश, ये दोनों लोग मिलकर के हमें ये बताएंगे कि जाटलैंड का हाल क्या है, अहिरवाल बेल्ट का हाल क्या है, उत्तर और पश्चिम का हाल क्या है। इन सब के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो बड़ी फाइट है, जो बड़ी लड़ाई है, यानी जो बिग गन्स हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनमें से किन किन की किस्मत दांव पर लगी हुई है। और किस्मत दांव पर अगर लगी हुई है तो इनके जरिए हम समझने की यह कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो अपनी सीट बचा पाते हैं या फिर नहीं बचा पाते। और सीट के साथ ही साथ हम उस पूरे क्षेत्र में यह समझने की कोशिश करेंगे, एक चुनाव विश्लेषण जानेंगे इस पूरे न्यूज रूम के सहारे कि आखिर किस पैटर्न में वोटिंग हुई है, किस तरह की वोटिंग हुई है। और सबसे बड़ा सवाल, मोदी की लहर एक बार फिर क्या इन दोनों राज्यों में देखी जाएगी और कांग्रेस पार्टी क्या बड़ी हार की ओर बढ़ रही है, ये वो सवाल होंगे जिनको हम समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन सबसे तेज चुनावी नतीजे के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी। आप कहीं